हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिया स्टडी क्लासेज। दोस्तों, आज एक बार और आ चुके हैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस पर पूरा वीडियो बवाल होने वाला है। उम्मीद है आपको टोटल वीडियो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप चैनल छोड़कर चला जाना, इतना आपको चैलेंज था। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बस रिक्वेस्ट वही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर भी कीजिए। अगर पहले से आप हमारे चैनल पर मौजूद हैं तो आप जो भी वीडियो नहीं देखे हैं उसे जाकर देख लीजिए। हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम लोग बिना वक्त को बर्बाद करते हुए चैप्टर की ओर। हमारा चैप्टर क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें इन्हीं तीन मौजू पर पूरा बात होने वाला है। पहला है अम्ल, दूसरा है क्षार और तीसरा है लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पहले हम लोग जान लेते हैं अम्ल के बारे में, उसके बाद जानेंगे क्षार के बारे में, फिर लवण के बारे में। तो देखिए, अम्ल क्या होता है? साधारण बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हैं वैसे पदार्थ जिसमें कोई खट्टापन हो। कोई भी खट्टा पदार्थ होगा वो हमारा अम्ल कहलाएगा। आप अपने आम जिंदगी में देख सकते हैं, कोई भी खट्टा पदार्थ हो गया वो हमारा। इसका केमिस्ट्री में इसका डिफिनेशन इस तरह दिया जा सकता है। पहले इसका हम हेडिंग लिख लेते हैं, अम्ल, यानी कि अम्ल किसे कहते हैं। ये तो आप समझ लीजिए कि कोई भी खट्टा पदार्थ होगा जिसमें खट्टापन महसूस होगा वो हमारा अम्ल होगा। अब इसका परिभाषा आप सुन लीजिए। वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस अम्ल कहते हैं। ये हो गया, इसका डिफिनेशन हो गया। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। देखिए, अम्ल है ना, एसिडस शब्द से बना है। एसिडस ये एक लैटिन शब्द है। लैटिन आपका उधर उत्तरी अमेरिका के साइड में इस्तेमाल किया जाता है, एक लैंग्वेज है। उस शब्द से निकला है अम्ल। एसिडस से निकला है एसिड, यानी कि एसिडस से निकला है एसिड, और यही एसिड को बोलते हैं हम लोग अम्ल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। इस एसिडस का शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा, इसी से हम लोग एसिड बना है, यानी कि अम्ल बना है। तो अब इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। इसका दो डिफिनेशन है, मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ। पहले एक आप सुन लिए हैं कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी धातु से अभिक्रिया कर आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है वो हमारा हो जाएगा अम्ल कहलाएगा। तो इसका डिफिनेशन पहले आप लिख लेते हैं। वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी धातु से अभिक्रिया कर, वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी धातु से अभिक्रिया कर यानी रिएक्शन कर, जो किसी धातु से अभिक्रिया कर क्या हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यानी कि H2, इसको हम लोग सिंबल में लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मुक्त करना मतलब निकालना, उत्पन्न करना, मुक्त करता है। ये हो गया अम्ल हो गया। इसका एक समीकरण एग्जांपल ले लीजिए। जैसे में एक लेते हैं, हम एक धातु लेंगे और एक कोई पदार्थ लेंगे। हम धातु के तौर पर लेते हैं, एक हम जिंक लेते हैं, ठीक है। ये हो गया जिंक, Zn आप लोग जानते हैं, जिंक। अब प्लस इसके साथ में एक और कोई पदार्थ लेंगे, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि H2SO4। अब इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराएंगे। देखिए, अभी हम लोग जानते हैं कि ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी कि एसिड है। लेकिन अभी हम लोग यूँ समझ लीजिए कि अभी हम लोग बिल्कुल हम लोग इसको जानते ही नहीं है। सिर्फ इसका रासायनिक नाम हम लोग जान रहे हैं अभी, क्योंकि अभी इसको आपका अम्ल बनाना है, क्योंकि अभी ये अम्ल नहीं है, आप मान लीजिए। बस ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। अब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया कराइए तो क्या होगा? देखिए, अभिक्रिया कराइएगा तो इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा। जिंक हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, तो वही नियम लगाइए तो बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट। अब प्लस में हमारा हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगा बाहर। ये हो गया हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये जो ऊपर की तरफ जो तीर का चिन्ह दिया जाता है, हमको पहले बताए हैं, ये यानी कि गैस उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए, वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है हमारा अम्ल कहलाएगा। देखिए, ये एक रासायनिक पदार्थ हो गया हाइड्रोजन सल्फेट, ये एक धातु हो गया जिंक हो गया। अब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुआ, क्या बना? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ। यानी कि ये हमारा जो डिफिनेशन है उसको बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पदार्थ है, ये वाला, ये हमारा हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। जिससे हम लोग जानते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल।
सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि हम लोग रिएक्शन के बाद हम लोग समझ पाए हैं कि ये एक अम्ल है, एसिड है, ये हमारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये तो हो गया। और इसका दूसरा डिफिनेशन क्या कहता है, एक आर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, आर्हेनियस, देखिएगा गौर से, आर्हेनियस, आर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक दूसरा डिफिनेशन दिया था, एक और डिफिनेशन दिया था, वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, यानी कि वैसे पदार्थ अगर हम उसको जल में घुलाएंगे तो हमारा हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, वो हमारा ये अम्ल कहलाएगा। ये इस वैज्ञानिक के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार ये डिफिनेशन दिया गया है। इसको भी लिख देते हैं और इसका भी एग्जाम्पल एक आपको देकर समझाएंगे। हमारा दूसरा डिफिनेशन हो गया, दूसरे शब्दों में आर्हेनियस के अनुसार, दूसरे शब्दों में आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस, ये थे हमारे आर्हेनियस वैज्ञानिक। आर्हेनियस के अनुसार वैसे रासायनिक पदार्थ, क्या हो जाएगा, वैसे रासायनिक पदार्थ, वैसे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, हाइड्रोजन आयन, इसको आप सिंबल में भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, क्योंकि आपको लोगों को समझने के लिए इसको लिख देना है। देखिए हाइड्रोजन आयन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, मुक्त करता है, क्या कहलाता है हमारा, अम्ल कहलाता है, अम्ल, यानी कि ये हमारा हो जाएगा एसिड, अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है। दूसरे शब्द में आर्हेनियस के अनुसार वैसे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, अम्ल कहलाता है। ये दूसरा हमारा डेफिनेशन हो गया। इसका एक एग्जांपल आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। एक पदार्थ ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं हमारा H2SO4, क्योंकि एक ही आप एग्जांपल याद रखिएगा ना, आपको एग्जाम में ज़्यादा फायदा होगा, आपको समझने में, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। H2SO4 ये हमारा हमारा रासायनिक पदार्थ हो गया, इसको हम जल में घुलाएंगे, यानी कि H2O, जल में घुला दिए तो हाइड्रोजन आयन बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। देखिए ये हमारा बनाएगा H+ आयन, और फिर प्लस में सल्फेट आयन बनाएगा SO4 -2, इस पर -2 चार्ज होता है। देखिए ये हो गया हाइड्रोजन आयन हो गया, ये सल्फेट आयन हो गया। तो देखिए हाइड्रोजन आयन बना कि नहीं बना। वैसे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है वो हमारा अम्ल कहलाता है। हाइड्रोजन आयन बन गया तो ये डेफिनेटली ये अम्ल होगा। इस तरह आप कहीं भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये देखिए ये तो बेसिकली प्रैक्टिकल तौर पे होता है, लेकिन हमें याद कर लेना है थ्योरिटिकल तौर पे। हाइड्रोजन आयन बन गया, ये हमारा अम्ल हो गया। अब देखिए ये अम्लीय पदार्थ, अब किसी भी जिस पदार्थ में अम्ल पाएगा यानी कि खट्टापन पाएगा वो हमारा अम्लीय पदार्थ कहलाएगा। एग्जाम्पल हम नींबू ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं, ऐसे में बहुत सारे हैं जो खट्टा होता है, कच्चा आम ले सकते हैं, ये सब इस सभी में अम्ल पाया जाता है। ये हमारा हो जाएगा अम्लीय पदार्थ। ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा क्या है हमारा, क्षार। क्या है, अम्ल क्षार, इसको भस्म भी बोलते हैं, यानी कि क्षार। अब देखिए ये क्षार का, देखिए इससे बिल्कुल ईजी है दोस्तों, इसका है ना डेफिनेशन है ना, क्षार का अम्ल से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस आपको ध्यान रखना है। अब क्षार क्या होता है, देखिए इसको आप बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, जिस पदार्थ में यानी कि इसमें खट्टापन था अम्ल में, इसमें क्या होगा, कड़वापन होगा, जिसको कड़वा लगेगा वो खाने में, वो हमारा क्षार होगा। आप देख सकते हैं कोई भी डिटर्जेंट पाउडर हो गया, साबुन हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, ये सभी में क्षार पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया क्षार। अब क्षार का डिफिनेशन भी दो तरह से आता है। एक हो जाएगा वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, ये हमारा क्षार हो जाएगा। और दूसरा आर्हेनियस के अनुसार भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं। इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, लेकिन इसमें क्या होगा, वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करता है वो हमारा क्षार कहलाता है। ओके, ये होगा क्षार। इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिए, वैसे रासायनिक पदार्थ, वैसे रासायनिक पदार्थ, वैसे रासायनिक पदार्थ जो
किसी अम्ल की शक्ति को कमज़ोर कर, यानी कि अम्ल से अभिक्रिया करेगा, अम्ल की शक्ति को कमज़ोर कर, अम्ल की शक्ति को कमज़ोर कर लवण और क्षार, लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है क्या क्षार कहलाता है, ये हो जाएगा क्षार, क्षार कहलाता है। पहला डिफिनेशन हो गया। वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी अम्ल की शक्ति को कमज़ोर कर लवण और जल बनाता है। इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, ये हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, NaOH प्लस में H2SO4। देखिए इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगा, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये खाने वाला सोडा होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल ऊपर बता चुके हैं। इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगा, तो देखिए अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, Na ये प्लस आयन हो जाएगा, ये इससे मिलेगा SO4 से, सोडियम सल्फेट बनेगा NaSO4, सोडियम Na2SO4 यहाँ पे बनेगा, सॉरी Na2SO4, इस पर प्लस इस पे -2 चार्ज होता है, और प्लस में H2O यानी का जल बनेगा, ये जल हो गया। तो देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी अम्ल की शक्तियाँ को कमज़ोर कर लवण और जल बनाता है। ये रासायनिक पदार्थ हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसकी शक्ति को कमज़ोर किया है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ है तो सोडियम सल्फेट बना है और जल बना है। देखिए जल बना है तो ये क्षार हो जाएगा। इसका दूसरा डिफिनेशन जो आर्हेनियस वैज्ञानिक थे, आर्हेनियस के अनुसार इसको आप बोल सकते हैं, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार वैसे रासायनिक पदार्थ, वैसे रासायनिक पदार्थ, वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी जल में घुलकर, जो किसी जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। इसको आप लिख सकते हैं OH पर माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, क्षार कहलाता है, क्षार कहलाता है। इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये पहला डिफिनेशन था ऊपर वाला, और ये दूसरा डिफिनेशन है। आर्हेनियस के अनुसार वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, क्षार कहलाता है। इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड पे, NaOH, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, एक और नाम लिख देते हैं कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। जल में घुलेगा, H2O ये जल का अनुसूत्र हो गया, ये Na प्लस आयन बनाएगा, Na प्लस आयन, क्योंकि इस पे सोडियम का +1 होता है तो +1 को नहीं दिखाकर सीधा प्लस दिखा देते हैं, और प्लस में आपका हाइड्रोक्साइड आयन, ये देखिए OH पर माइनस बनेगा, यही हाइड्रोक्साइड आयन है। देखिए हाइड्रोक्साइड आयन बना कि नहीं, जब ये हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा तो आप समझ लीजिए ये क्षार है। तो ये हो गया अम्ल और क्षार। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ चुके हैं अम्ल, क्षार, और तीसरा जो बच गया हमारा लवण। लवण क्या कहते हैं इसके बारे में आप समझ लीजिए, इसका कोई ज़्यादा लंबा डिफिनेशन नहीं है। लवण, लवण देखिए अम्ल क्षार, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले अम्ल पढ़ाएंगे, फिर क्षार और फिर लवण। अम्ल का तो डिफिनेशन बताएं अभी तक, अब उसमें डीपली चलना है, अंदर कितने प्रकार होते हैं, कहाँ से वो प्राप्त किया जाता है, उसका क्या गुण है, ये सब पढ़ेंगे। अभी लवण देख लीजिए, जब लवण में आएंगे तो इसके बारे में डीपली बताएंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि वैसे पदार्थ जिसमें ना तो अम्ल और ना ही क्षार पाया जाता है वो हमारा लवण कहलाता है। अभी आप जो अम्ल क्षार पढ़े हैं, जो लवण आएगा इसमें ना ही अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा, ये हमारा लवण हो जाएगा। यानी एक और डिफिनेशन है, वैसे जब किसी अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि न्यूट्रल रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तब लवण और जल बनता है। वहाँ पे जल होता है वो हट जाता है और वहीं से लवण प्राप्त होता है, ये लवण हो गया। तो जब आएंगे आपको उसके बारे में बता देंगे। पहले आप हम लोग चलते हैं अम्ल पे।
क्या, अम्ल। अब देखिए अम्ल के स्रोत, आप अम्ल का डिफिनेशन पढ़ लिए हैं, तो अब अम्ल के स्रोत लिख लीजिए आप। अम्ल के स्रोत, अम्ल के स्रोत, अम्ल के स्रोत। देखिए अम्ल के स्रोत, इसका मतलब क्या हुआ, स्रोत अम्ल कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। तो अम्ल का मुख्य रूप से दो स्रोत हैं, दो तरह से मिलता है। एक हो जाएगा जमीन से निकाला जाता है, और दूसरा पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए, अम्ल के मुख्यतः दो स्रोत हैं। अम्ल के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं, मुख्य रूप से क्या है, दो स्रोत हैं, दो स्रोत हैं। जो हमारा पहला है खनिजों से प्राप्त अम्ल। क्या है, खनिजों से प्राप्त अम्ल, खनिजों से प्राप्त अम्ल। इसको हम लोग अकार्बनिक अम्ल भी बोलते हैं, अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल। देखिए इसके बारे में, ये क्या होता है, कैसे होता है। देखिए जब जमीन से कोई भी खनिज निकाला जाता है, कोई भी धातु और धातु, कोई भी खनिज, तो उसके साथ भी अम्ल होता है, और वहाँ से जो अम्ल प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं खनिजों से प्राप्त अम्ल या अकार्बनिक अम्ल। इसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए आप, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, पहले हिंदी लिख देते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत काम देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी का H2SO4, H2SO4 हो गया। दूसरा हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल यानी का HNO3, HNO3। और एक और होता है बेरिक अम्ल, बेरिक अम्ल, बेरिक अम्ल H3B3, ये हो जाएगा बेरिक अम्ल इत्यादि लिख सकते हैं आप। बहुत सारा अम्ल होता है इसका, ये सब बेसिकली आप याद कर लीजिएगा। तो इसका डेफिनेशन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप मेरे नाम से ही आप पहचान सकते हैं। खनिजों से प्राप्त अम्ल यानी कि अकार्बनिक अम्ल। जब हम पृथ्वी से कोई भी खनिज निकाला जाता है तो उससे जो अम्ल प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं खनिजों से प्राप्त अम्ल यानी कि अकार्बनिक अम्ल। दूसरा क्या है, पेड़ पौधों से प्राप्त अम्ल। दूसरा है हमारा पेड़ पौधों से प्राप्त अम्ल, पेड़ पौधों से प्राप्त अम्ल, पेड़ पौधों से प्राप्त अम्ल। इसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। आप इसको याद रखिएगा ज़्यादा, अकार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, इसका आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। पहला हो गया खनिजों से प्राप्त अम्ल, दूसरा पेड़ पौधों से प्राप्त अम्ल। यहाँ पेड़ पौधों से मतलब सिर्फ पेड़ पौधा ही नहीं, जीव जंतु भी होगा, तो इसका भी डेफिनेशन वही है। वैसे अम्ल जो पेड़ पौधों और जीव जंतु से प्राप्त किए जाते हैं उसे अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। पहले फॉर्मिक अम्ल ही लिख देते हैं, फॉर्मिक अम्ल क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल HCOOH। अभी आपको ऐसे जो अनुसूत्र है सिर्फ याद कर लेना है, कैसे बनता है ये आगे आपको पढ़ना है। फॉर्मिक अम्ल, उसके बाद हो जाएगा एसिटिक अम्ल, CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये वही फॉर्मिक अम्ल है जो चींटी में पाया जाता है, एसिटिक। ये हो गया एसिटिक अम्ल। अब हो जाएगा ये होता है ब्यूटेरिक अम्ल, C3H7COOH। ये हो जाएगा ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल। ये हो गया। एक और आप लिख सकते हैं पामीटिक अम्ल, C15H31COOH। ये होता है पामीटिक अम्ल, पामीटिक अम्ल, पामीटिक अम्ल। ये हो गया हमारा अम्ल हो गया। अम्ल के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं, पहला क्या है, खनिजों से प्राप्त अम्ल या अकार्बनिक अम्ल, यही अकार्बनिक अम्ल। जो खनिज और पेड़, जो खनिज से प्राप्त किया जाता है वो हमारा हो जाएगा खनिजों से प्राप्त अम्ल यानी अकार्बनिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, बेरिक अम्ल हो जाएगा, बहुत सारा होता है इत्यादि। इसमें भी आप इत्यादि लगा दीजिए,
इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। दूसरा हमारा पेड़ पौधों से प्राप्त अम्ल यानी कि कार्बनिक अम्ल, जो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल HCOOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ब्यूटेरिक अम्ल C3H7COOH और पामिटिक अम्ल C15H31COOH। ये हो गया अम्ल के स्रोत। अब देखिए अम्ल के गुण अब हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल के बहुत सारे गुण हैं, 4-5 गुण आप लिख लीजिए जो कि एग्जाम में आपको काफ़ी मदद करेगा। तीसरा क्या, अम्ल के गुण। अम्ल के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के बहुत सारे गुण हैं। हमारा पहला क्या होता है, अम्ल प्रायः खट्टा होता है। अम्ल प्रायः खट्टा होता है। आप पहले जान चुके हैं अम्ल प्रायः क्या होता है, खट्टा होता है। गुण में क्या करना है, अम्ल के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसको आप 5-6 हेडिंग बना कर लिख दीजिए। पहला क्या हो गया, अम्ल प्रायः खट्टा होता है। दूसरा हो गया अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का ये हो गया pH लिखिएगा तो P को स्मॉल लेटर लिखिएगा और H को कैपिटल लेटर लिखिएगा। ये pH मान क्या होता है ये इसको आगे बताएंगे कैसे निकाला जाता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। तीसरा आप लिख सकते हैं अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। आप पढ़े भी है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। चौथा लिख लीजिए कुछ अम्ल अत्यधिक संक्षारक होते हैं। कुछ अम्ल अत्यधिक संक्षारक होते हैं। अत्यधिक संक्षारक यानी कि बहुत ज़्यादा ये खतरनाक होते हैं, संक्षारक होते हैं। जैसे में हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये इतना खतरनाक होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं रसायन का राजा बोलते हैं। इसको रसायन का राजा, ये VVIS पे याद कर लीजिएगा, रसायन का राजा भी बोलते हैं। ये हो गया कुछ अम्ल अत्यधिक संक्षारक होते हैं जैसे में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अभी भी आपको बताएंगे, कम से कम 3-4 और हेडिंग आपको बताएंगे अम्ल का गुण। दोस्तों अभी तक अब आपको बताएंगे का जो गुण होता है उसमें 4 आपको हेडिंग बताएंगे और फिर आगे देख लीजिए और भी क्या हेडिंग हो सकता है, उसको आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। अम्ल के गुण में जो 5वां नंबर हेडिंग है पहले लिख देते हैं ऊपर, अम्ल के गुण। अम्ल के क्या गुण, 5वां नंबर हो जाएगा हमारा। देखिए कार्बनिक अम्ल जो जल में, अकार्बनिक अम्ल जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक अम्ल जल में आंशिक रूप से घुलते हैं। जो हमारा अकार्बनिक अम्ल होगा वह जल में पूरी तरह से घुल जाएगा, लेकिन कार्बनिक अम्ल होगा वो जल में पूरी तरह से नहीं घुलेगा, कुछ घुलेगा और लेकिन कुछ उससे वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ये अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं। पूर्णतः घुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक अम्ल, जल में आंशिक घुलनशील होते हैं। आंशिक मतलब कुछ घुलेगा कुछ नहीं घुलेगा, आंशिक घुलनशील होते हैं। आंशिक घुलनशील होते हैं। अकार्बनिक अम्ल यानी क्या, जो हमारा खनिज से प्राप्त होता है वो हो जाएगा अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक अम्ल जल में आंशिक घुलनशील होते हैं। 6 नंबर जो हमारा पॉइंट है इसमें आप लिख सकते हैं कुछ अम्ल विस्फोटक होते हैं। जो
विस्फोट हो जाते हैं, कुछ अम्ल विस्फोटक होते हैं, कुछ अम्ल विस्फोटक होते हैं, कुछ अम्ल विस्फोटक होते हैं। जैसे में हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। 7वां नंबर जो हमारा पॉइंट है इसमें आप ये हो गया 6 नंबर, कुछ अम्ल विस्फोटक होते हैं। कुछ अम्ल बहुत विषैले होते हैं, यानी कि हानिकारक होते हैं, बहुत विषैले होते हैं, यानी कि वो जहर की तरह होते हैं। कुछ अम्ल बहुत विषैले होते हैं, कुछ अम्ल बहुत विषैले होते हैं, बहुत विषैले होते हैं, बहुत विषैले होते हैं। जैसे में हो जाएगा कार्बोलिक अम्ल या फिनॉल, ज़्यादातर इसको फिनॉल नाम से ही जाना जाता है, फिनॉल। इसका अनुसूत्र आपका हो जाएगा C6H5, C6H5OH, ये हो जाएगा फिनॉल हो गया। ये 7 आपको हम टाइप्स बताएं, 7 आपको हेडिंग बताए हैं, 7 पॉइंट जो हमारा अम्ल का गुण है, अम्ल का गुण हो गया। और इसके बाद अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं अम्ल के प्रकार कितने होते हैं। वो तो हम लोग अम्ल के प्रकार यानी का हाइड्रोजन आयन की मात्रा के आधार पर हमारा अम्ल कितने प्रकार होते हैं, ये तो अम्ल का गुण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। देखिए हाइड्रोजन आयन बनने की मात्रा के आधार पर अम्ल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है हमारा प्रबल अम्ल या सबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत होता है, प्रबल अम्ल या सबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा हो जाएगा दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। पहला हो जाएगा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और जो दूसरा है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड, WEAK वीक एसिड। आप लोग अपना स्पेलिंग देख लीजिएगा, वीक एसिड। देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है, वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाता है, वो हमारा हो जाएगा प्रबल अम्ल। लेकिन ये दुर्बल अम्ल है वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर, यानी कि कुछ घुलेगा कुछ जैव का तेवर रह जाएगा, नहीं घुलेगा, और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाता है, वो हो जाएगा आपका दुर्बल अम्ल। तो पहले प्रबल अम्ल का डिफिनेशन लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर इसको आगे लिख देंगे। वैसा अम्ल, वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुलकर, जो जल में पूरी तरह से घुलकर, पूरी तरह से घुलकर, हम लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। वैसा अम्ल जो जल में पूरी तरह घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाता है, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाता है। अब बार बार हाइड्रोजन आयन नहीं लिखेंगे, इसको आप सिंबल में आप देख लीजिए। अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है, यह प्रबल अम्ल कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। इसका एक ट्रिक देते हैं आपको समझने का, जितना भी अकार्बनिक अम्ल है वो हमारा प्रबल अम्ल होगा। जैसे में हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हो जाएगा HCl, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल, बेरिक अम्ल हो जाएगा H3BO3, ये हो जाएगा बेरिक अम्ल, सॉरी H3BO3 होता है, H3BO3 बेरिक अम्ल इत्यादि बहुत सारा हो जाएगा। यानी कि आप कुल मिलाकर कह सकते हैं यानी कि अकार्बनिक अम्ल, आप याद रखिएगा अकार्बनिक अम्ल, ये हो जाएगा हमारा प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। वैसा अम्ल जो पूरी तरह, जो जल में पूरी तरह से घुलकर अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाता है, प्रबल अम्ल का। इसको आप समझ लीजिए। अब समझ लीजिए, अब देखिए क्या है,
दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, वीक एसिड। जस्ट इसका उल्टा है। वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाता है वो हमारा वीक एसिड हो जाएगा। ये सब कोई ज़्यादा हार्ड पॉइंट नहीं है, हल्का हल्का पॉइंट है, बस समझने की आपको जरिए समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपको बोलते हैं बार बार वीडियो देखिए, स्किप में नहीं करना है। अब स्किप कीजिएगा छूट जाएगा, क्योंकि यहाँ है ना अगला स्टेप पिछला स्टेप से कनेक्टेड है। जब कनेक्टेड है तो आप छोड़िएगा तो फिर समझ नहीं आएगा। वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर, आंशिक आप समझा दिए हैं, कुछ घुले कुछ नहीं घुलेगा, आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाता है। क्या होगा? कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाता है। कम मात्रा में H+ आयन क्या बनाता है? ये हाइड्रोजन आयन हो गया। देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, ये आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन बनाता है। क्या होगा? दुर्बल अम्ल कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। अभी हम अम्ल पे ही चल रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। अम्ल पर बहुत डीपली चल रहा है। इसके बाद आगे जो क्षार पर होगा, क्षार यानी का भस्म, उस पर चलेंगे। दुर्बल अम्ल हो गया, ये तो हो गया हमारा दुर्बल अम्ल। इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए, बस ट्रिकली समझना है यहाँ पे। इसीलिए आपको बोलते हैं चैनल पर बने रहिए, आपको ट्रिकली मिलेगा, आपको समझने में बहुत ईजी होगा। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, जो भी हमारा अकार्बनिक अम्ल होगा वो हमारा प्रबल अम्ल होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब तो आप दिमाग लगाइए, सोचिए जरा क्या बच क्या गया। जब हमारा अकार्बनिक अम्ल इसमें आ गया तो अब दूसरा हमारा क्या कार्बनिक अम्ल बचेगा ना, बस वही तो कार्बनिक अम्ल ही होगा हमारा दुर्बल अम्ल। जैसे में इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एग्जाम्पल तो आप कार्बनिक अम्ल में लिख ही दिए हैं, फिर भी आप लिख लीजिए HCOOH फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH, पामिटिक अम्ल C15H31 COOH। एक और आप ले लीजिए ब्यूटेरिक अम्ल C3H7 COOH, ब्यूटेरिक अम्ल। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं ये हमारा क्या है? कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल। इत्यादि लिख दीजिए आप, इत्यादि यानी क्या कोष्ठ में आप लिख देते हैं इधर कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक। आप इससे आप याद करने में दिक्कत नहीं हो ज़्यादा, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं अम्ल के गुण भी हो गया, यानी कि अब हम लोग अम्ल के अंतिम कगार पे हैं, लगभग अम्ल को अब हम खत्म करने वाले हैं। बस इसके बाद एक और पॉइंट आने वाला है, उसके बाद अम्ल का दी एंड करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे क्षार की तरफ। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए, पूरा समझ में आएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हमारा जो अगला हमारा पॉइंट है वो हमारा अम्ल का उपयोग है, जो आपको लिख दिए हैं टाइम की वजह से, टाइम बचने की वजह से। अम्ल का उपयोग, अभी तक हम लोग अम्ल का टोटल जो भी मटेरियल था उसको पढ़ चुके हैं। ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट हेडिंग है, इसके बाद अम्ल नहीं पढ़ेंगे, फिर चलेंगे उसके बाद जो हमारा बेस है यानी का हमारा क्षार है। तो ये हो गया अम्ल का उपयोग। देख लीजिए कितना उपयोग है, एग्जाम में पूछेगा 5-6 इस्तेमाल आप लिख सकते हैं, ऐसे में बहुत सारा उपयोग है। एक आपको अम्ल का नाम याद करना है और उसका उपयोग भी याद कर देना है और लिख देना है। अम्ल का उपयोग देखिए, पहला उपयोग क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग तनु बनाकर बैटरी में होता है। बैटरी में हम लोग जो देखते हैं, जो हम तेजाब बोलते हैं, वो अम्ल ही होता है एक तरह से। देखिए इसको तनु बनाकर क्यों उपयोग है? तनु क्या होता है? देखिए जो लिक्विड होता है, लिक्विड वो दो तरह का होता है। अम्ल में, अम्ल की बात हो रही है, उसमें एक हो जाएगा तनु हो जाएगा, एक हो जाएगा सांद्र हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा तनु और ये हो जाएगा सांद्र। तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है? देखिए जिस लिक्विड में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगा, यानी कि एसिड की मात्रा ज़्यादा होगा लेकिन जल कम होगा, वो हमारा हो जाएगा तनु हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? और सांद्र क्या होगा? जिस लिक्विड में हमारा अम्ल ज़्यादा होगा लेकिन जल कम होगा, ठीक है, उसको सांद्र बोलेंगे। तो चूंकि सांद्र बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा विषैला होता है, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, उसको तनु बनाकर ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हो गया हमारा तनु और सांद्र। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? नाइट्रिक अम्ल यानी क्या HNO3। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक के निर्माण में होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया नाइट्रिक अम्ल। बस कोई खास दम नहीं है इस आपका पॉइंट में, बस आपको अनुसूत्र याद कर लेना है और ये ध्यान रखना है किस अम्ल का उपयोग किस काम में होता है, बस वही बात है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक के निर्माण में होता है। तीसरा क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का उपयोग अचारों के परिरक्षण में होता है। परिरक्षण क्या होता है? देखिए अचारों के रख रखाव, अचार रखा जाता है वो खराब ना हो,
इस बाहरी नमी वायु से बचने के लिए उसके साथ ये एसिटिक अम्ल का मिला दिया जाता है, ठीक है। और ये हो गया कार्बोलिक अम्ल फिनॉल। आपको बताए थे कुछ अम्ल अत्यधिक खतरनाक होते हैं, विषैले होते हैं कार्बोलिक अम्ल, तो इसका उपयोग पीड़कनाशी दवा नहीं होता है, जो हमारा जो भी फल फ्रूट होता है उस पर छीटा जाता है, सब्जी वगैरह पे। ये हो गया कार्बोलिक अम्ल, इसका उपयोग पीड़कनाशी दवाओं के निर्माण में होता है, जो पीड़क लगने से बचाता है। तीसरा क्या, बेरिक अम्ल का उपयोग कीटाणुनाशी दवाओं के निर्माण में होता है, ये भी उसी तरह का है, कीटाणु को मारने वाला, यानी कि एंटीसेप्टिक दवा आप सुने होंगे, एंटीसेप्टिक। छठा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग हमारे शरीर में भोजन के पाचन में होता है, ठीक है। इसको समझ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल का जो भी पॉइंट था, जो भी उसका मटेरियल था, आपको बता चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से जो पढ़ने आ रहे हैं, हमारा जो चैप्टर था अम्ल, क्षार और लवण, तो इसका अम्ल हो चुका है, बच गया है 2 पार्ट हमारा, क्षार और लवण। अब हम लोग क्षार पे जाएंगे, यानी कि भस्म, बेस। भस्म क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या गुण होते हैं, उसको डीपली पढ़ेंगे अब। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा भस्म। पहले भस्म का हेडिंग बनाते हैं, यह है भस्म यानी कि बेस। इसको क्षार भी बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क भी है, भस्म और क्षार में थोड़ा फर्क भी है। पहले आप भस्म का डिफिनेशन सुन लीजिए, वीडियो को शुरू में हम आपको बता चुके हैं अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होता है, इसका डिफिनेशन, इसका भी डिफिनेशन दे चुके हैं, लिखेंगे नहीं, बता दे रहे हैं। भस्म क्या है, वैसे पदार्थ जो किसी अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, वो हमारा भस्म होता है। दूसरा डिफिनेशन दिए थे आर्हेनियस, एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, वो हमारा भस्म कहलाता है। ये तो 2 डिफिनेशन हम वीडियो को पहले शुरुआती में ही दे चुके हैं। तो अब हम समझते हैं थोड़ा भस्म और क्षार में अंतर क्या है। देखिए, वैसा भस्म जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है, ये हो गया आपका क्षार। क्षार और भस्म दोनों सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। वैसा भस्म जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है, वो हमारा क्षार कहलाएगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सब क्षार है। मैंने कहा जो जल में पूरी तरह से घुल जाएगा। इसका ट्रिक है, आप जो भी ज़्यादा क्रियाशील धातु होगा, उसका जो क्षार बनेगा, भस्म बनेगा, वो हमारा क्षार होगा। तो ये तो हो गया अम्ल। और देखिए, वैसे में तो भस्म के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमें 4-5 पॉइंट ले लेना है और उसी को लिख देना है बोर्ड में, जो आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है। तो भस्म के गुण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भस्म के गुण, पहले एक हेडिंग बना लेंगे हम, भस्म के गुण। भस्म के गुण, ये गुण में करना कुछ नहीं है, आपको भस्म के बारे में जो कुछ भी आपको मालूम है, सही नॉलेज है आपको, उसको लिख दीजिए। पहला हम गुण लिख सकते हैं, भस्म का स्वाद प्रायः कड़वा होता है। हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं, भस्म का स्वाद प्रायः कड़वा होता है। भस्म का स्वाद प्रायः कड़वा होता है, कड़वा होता है। ये हमारा पहला गुण हो गया। दूसरा गुण आप लिख सकते हैं, भस्म या क्षार से बने विलयन का pH मान। भस्म या क्षार से बने विलयन का pH मान। pH मान के बारे में आगे आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, बस आप याद रखिए pH मान क्या होता है। भस्म या क्षार से बने विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल में क्या था, 7 से कम था, लेकिन इसमें 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होता है, इतना आपको याद रखना है। तीसरा गुण लिख सकते हैं आप, भस्म अम्ल को उदासीन कर लवण और जल बनाता है। भस्म अम्ल को उदासीन कर भस्म अम्ल को उदासीन कर लवण और जल बनाता है। उदासीन मतलब न्यूट्रल कर देता है, उसको तोड़ देता है, लवण और जल बनाता है। ये तो आपका तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण आप लिख सकते हैं, कुछ भस्म अत्यधिक विषैले होते हैं, यानी कि हानिकारक होते हैं। अत्यधिक विषैले होते हैं। एग्जाम्पल भी देंगे आपको, जैसे में आप लिख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, CaOH का होल 2 हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा,
ईटी से बहुत सारा है, आप 2 एग्जाम्पल लिखते रहे हैं। कुछ भस्म अत्यधिक विषैले होते हैं, 3 हो गया, एक और लिख दीजिए आप, हो जाएगा। कुछ अम्ल अत्यधिक संक्षारक होते हैं, संक्षारक। 5 नंबर में आप लिख सकते हैं कुछ भस्म अत्यधिक संक्षारक होते हैं, अत्यधिक संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं। ये हो गया संक्षारक। जैसे में आप लिख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बहुत कुछ हो जाएगा। यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील धातु का जो हमारा हाइड्रोक्साइड है ना, वो हमारा भस्म, वो हमारा अत्यधिक संक्षारक होगा, यानी कि बहुत तेज़ी से वो क्रिया करेगा। यही संक्षारक जो ज़्यादा संक्षारक होगा वही हमारा क्षार होगा। तो ये तो हो गया आपका भस्म का गुण हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, जो हम लोग भस्म का गुण हो गया, अब पढ़ेंगे भस्म का प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ बेस। भस्म कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं पहले, भस्म का प्रकार। यहाँ पे हेडिंग भस्म का प्रकार, भस्म के प्रकार, भस्म के प्रकार। देखिए हम लोग अम्ल में जो पढ़े थे, अम्ल 2 प्रकार के होते थे। एक आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल, और दूसरा क्या था, वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। जस्ट उसी तरह हमारा भस्म में भी होगा। इसका भी दो टाइप्स है, 2 प्रकार है, एक प्रबल भस्म और एक दुर्बल भस्म। और इसका डेफिनेशन भी सेम उसी तरह है, बस उसमें हाइड्रोजन आयन था और इसमें हमारा हाइड्रोक्साइड आयन होगा। तो इसको आप लिख लीजिए, इसका आंसर देखिए। भस्म के प्रकार, भस्म में बनने वाले हाइड्रोक्साइड की मात्रा के आधार पर, यानी कि हाइड्रोक्साइड जो बनता है उसकी मात्रा के आधार पर हमारा भस्म 2 प्रकार के होते हैं। भस्म 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, भस्म मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, प्रबल भस्म। प्रबल भस्म यानी का स्ट्रॉन्ग बेस, इसको आप लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, जिस तरह अम्ल में लिखे हुए ठीक उसी तरह हमारा होगा इसका भी डेफिनेशन। प्रबल भस्म वैसा भस्म जो जल में पूरी तरह से घुल जाएगा और अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। वैसा भस्म जो जल में पूरी तरह से घुलकर, वैसा भस्म जो जल में पूरी तरह से घुलकर, पूरी तरह से घुलकर अधिक मात्रा में, अब जाहिर सी बात है पूरी तरह घुलेगा तो अधिक मात्रा में आयन बनाएगा। तो यहाँ पे अधिक मात्रा में क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। इसका सिंबल हो गया, सिंबल से ही आप समझ लीजिएगा। ये हो गया हमारा प्रबल भस्म। वैसा भस्म जो जल में पूरी तरह घुलकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन, ये है हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। इसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए जो ज़्यादा क्रियाशील है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और एक और आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया। जो दूसरा हमारा जो टाइप्स है वो है दुर्बल भस्म। दुर्बल क्या है, दुर्बल भस्म यानी कि वीक हमारा बेस, वीक बेस हो जाएगा, वीक बेस। इसका भी डिफिनेशन उसी तरह है जो हमारा दुर्बल अम्ल का था। वैसा इसमें होगा वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर, यानी कुछ घुलेगा कुछ नहीं घुलेगा, और कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, वो होगा दुर्बल भस्म। वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर, आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में, क्या होगा, कम मात्रा में। अब ये आंशिक रूप से घुलेगा तो कम मात्रा में ही हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। ये जो OH के ऊपर जो OH, तो सबसे पहले ये हाइड्रोक्साइड है, ये जो माइनस का चिन्ह है ऋण, ये आपका आयन का चिन्ह है, ठीक है।
दुर्बल भस्म वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, वो हमारा दुर्बल भस्म होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। एग्जाम्पल आप हो जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये वाला याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। ये अक्सर पूछ देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका इस्तेमाल दवाओं के निर्माण होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये सब वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, अमोनियम अमोनियम का ये होता है NH4 और हाइड्रोक्साइड OH, दोनों पे एक एक इसका होगा आपका जो आयन होता है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये हो गया दुर्बल भस्म। वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, वो हमारा दुर्बल भस्म कहलाता है। एग्जाम्पल में बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ETC आप इसमें लगा दीजिए। ETC बहुत सारा हो जाएगा, इसमें भी आप ETC लगा दीजिए, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम है। ये तो हो गया हमारा भस्म का गुण भी हो गया, भस्म का प्रकार भी हो गया, कम ही वक्त में, कम ही जगह में हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे जो भी पढ़ना है, तो अभी तक आप पढ़ चुके हैं भस्म के गुण और उसके टाइप्स यानी उसके प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे भस्म के उपयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस 4-5 आपको लाइन लिख देना है इसके बारे में। बस एक भस्म का नाम लेना है और ये बता देना है कि इस भस्म का उपयोग, इसका इस्तेमाल किस काम में होता है, बस हो जाएगा आपका भस्म का उपयोग। तो देखिए, ये पहले ही आपको लिख दिए हैं। पहला क्या है, कॉस्टिक सोडा। याद रखिएगा आप सभी का नाम, ये है कॉस्टिक सोडा, NaOH। देखिए कॉस्टिक सोडा, इसमें सोडियम आ रहा है इसलिए इसका नाम सोडा पड़ा है, एक ट्रिक है। कॉस्टिक सोडा का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में होता है। साबुन तो आप जानते ही हो गया, ये अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक भी आप देखे होइएगा। डिटर्जेंट पाउडर होता है, जो आपका सर्फ आप बोलते हैं इसको, डिटर्जेंट पाउडर, उसको बोलते हैं अपमार्जक। इसका कॉस्टिक सोडा का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में होता है। ये दूसरा है कॉस्टिक पोटास, KOH। देखिए पोटास, इसमें पोटेशियम है, क्या देख रहे हैं, पोटेशियम, ये पोटेशियम का सिंबल है, इसलिए इसका नाम कॉस्टिक पोटास पड़ा है। तो कॉस्टिक पोटास का उपयोग द्रव साबुन तथा शैम्पू के निर्माण में होता है। द्रव साबुन बोलिए या शैम्पू बोलिए, दोनों बात ही बराबर है। जो शैम्पू का आप इस्तेमाल रोज करते होंगे वही शैम्पू है, इसी में कॉस्टिक सोडा से बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। देखिए अमोनियम का फार्मूला होता है NH4OH, ये है अमोनियम, NH4OH अमोनियम। ये देखिए, ये अमोनिया NH3OH, ये एमीन NH2OH। सबको याद रखिएगा, ये है अमोनियम, अमोनियम, ये है अमोनिया, अमोनिया, ये है एमीन, एमीन। तो ये इसका बात हो रहा है, अमोनियम का बात हो रहा है। अमोनियम क्या है, कॉस्टिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कपड़ों पर लगे ग्रीस या तेल या दाग मिटाने में होता है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप आला या व्हाइटनर जानते होंगे, जिसका उपयोग सफ़ेद कपड़ा का जो दाग मिटाना होता है उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग कपड़ों पर लगे, जो भी कपड़ा पर दाग वगैरह लगा होता है उसको साफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसको बता देते, देखिए अमोनियम क्या, NH4 है, ये किसी भी, ये अभिक्रिया करता है किसी के साथ, अमोनियम, ठीक है। अमोनिया नहीं करता है, क्योंकि ये आपका स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है। एमीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, जो आगे आपको पढ़ना है। इन तीनों में फ़र्क याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। NH4 रहेगा तो अमोनियम रहेगा, NH3 रहेगा तो अमोनिया रहेगा, NH2 रहेगा तो एमीन रहेगा। ये हो गया। चौथा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण के निर्माण में होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण क्या होता है, आप देखे होइएगा नालियों में या सड़क के किनारे शहरों में जो पाउडर डाला जाता है, उससे कीटाणु मर जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, या इसका इस्तेमाल वही गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है ज़्यादातर। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लवण आगे जो पढ़ेंगे लवण, उसमें इसके बारे में पढ़ना है डिटेल में, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण क्या होता है। तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण के निर्माण में होता है, ये हो गया। और फिर यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को लिख दिए हैं यहाँ पे, नाम ना लिखकर सिंबल में लिख दिए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफेदी में भी होता है। दीवार पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, जो आप देखते हो चूना जिससे दीवारों की सफेदी किया जाता है, उसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए भी किया जाता है। इसमें जब पानी मिला दिया जाता है
और इस दीवार का जो भी रंगाई पोताई का काम आता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका भस्म का उपयोग। 5 आपको पॉइंट दे दिए हैं, इतना काफ़ी है आपके एग्जाम के लिए। अगर 5 नंबर में पूछता है तब इसको लिख सकते हैं। तो यहीं पे हम लोगों का भस्म का एंड होता है। भस्म खत्म हो गया, अम्ल हो गया, भस्म हो गया, पूरी तरह से आपको समझा दिए हैं। बाकी अब आगे जो बचा हम लोग का लवण के बारे में अब डीपली चलेगा, एक लवण के बारे में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अभी तक इस चैप्टर में हम लोग अम्ल और क्षार को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। तो अब बाकी जो रह गया हमारा लवण यानी कि सॉल्ट। अब लवण के बारे में हम लोग यहाँ से डीपली पढ़ेंगे, इसके एक पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लवण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका क्या उपयोग होता है, और लवण में भी जो प्रकार होते हैं उसका क्या क्या इस्तेमाल होता है, उस सभी को पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए लवण क्या होता है। तो हम वीडियो को शुरू में ही आपको बता चुके हैं कि लवण, अम्ल, क्षार और लवण तीनों के बारे में बता चुके हैं, फिर भी आपको एक मतलब बता दे रहे हैं कि लवण क्या होता है। देखिए लवण, ये जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। तो जल तो हम उससे मतलब नहीं है, हमें लवण से मतलब है। यहाँ से हमें लवण मिलता है, यानी कि लवण स्वतंत्र नहीं है, वो किसी दो वस्तुओं के मिलने से बनता है। वो वस्तु है अम्ल और क्षार। देखिए जिस पदार्थ में ना तो अम्ल होगा और ना ही क्षार होगा उसे हम लोग बोलेंगे लवणीय पदार्थ या उदासीन पदार्थ। लेकिन बात यहाँ लवण की है, तो लवण का डेफिनेशन वही है, जब अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो हमें जल से मतलब नहीं है, हमें लवण से मतलब है, और उस पर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लवण क्या होता है। देखिए लवण का डेफिनेशन, जब अम्ल और क्षार के बीच, जब अम्ल और भस्म लिख दीजिए, भस्म बेहतर रहेगा। जब अम्ल और भस्म के बीच उदासीकरण अभिक्रिया या उदासीनीकरण दोनों लिख सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तब लवण और जल बनता है, तब लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। इस प्रकार हम इस प्रकार लवण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार लवण की प्राप्ति होती है, इस प्रकार लवण की प्राप्ति होती है। इसका एक समीकरण भी दे देंगे आपको, जिससे आपको समझ में आएगा बात अच्छी तरह से। इस प्रकार लवण की प्राप्ति होती है। देखिए जब अम्ल और भस्म के बीच, जब अम्ल और भस्म के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तब लवण और जल बनता है। इस प्रकार लवण की प्राप्ति होती है। यानी एक एसिड लेना है, एक अम्ल लेना है, और एक बेस यानी का एक आपका क्षार लेना है, यानी कि भस्म लेना है। तो एक अम्ल ले लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं H2SO4, ये होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक क्षार ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों के बीच में आप जब रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का लॉ, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का नियम यहाँ पे लागू होगा। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा कैल्शियम सल्फेट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का होल्ट बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, प्लस में आपका जल बनेगा, जल बनेगा। ये तो हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, यानी कि ये आपका अम्ल हो गया, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ अम्ल। ये अम्ल हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या होगा, भस्म हो गया, भस्म हो गया, भस्म। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया आपका लवण, लवण बन गया, और ये हो गया आपका जल। तो इस तरह से हमें लवण मिल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो लवण समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लवण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए सामान्यतः लवण 3 प्रकार के होते हैं। अम्ल और क्षार 2-2 प्रकार के थे, लेकिन लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है, सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण, और तीसरा क्षारीय लवण है। इसको हम पहले इधर आगे की ओर बढ़ते हैं। लवण के प्रकार क्या है, लवण के प्रकार, लवण के प्रकार, लवण 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा लवण 3 प्रकार के होते हैं, लवण 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तीनों बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहला हमारा प्रकार क्या है, सामान्य लवण। क्या है, सामान्य लवण। तीनों को एकदम ट्रिकली बताएंगे आपको।
सामान्य लवण। दूसरा क्या है आपका अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। सामान्य लवण इसको लिख सकते हैं आप जनरल, जनरल आपका ये हो जाएगा सॉल्ट हो जाएगा, जनरल सॉल्ट हो जाएगा। और अम्लीय लवण का एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। और जो हमारा तीसरा है वो है भास्मिक लवण, भास्मिक लवण, भास्मिक लवण यानी का भास्मिक यानी का बेस, बेस सॉल्ट। ये इसके 3 टाइप्स होगा, तीनों के बारे में समझा देते हैं, फिर उसका डिफिनेशन लिखेंगे, उसका जो परिभाषा है उसको लिखेंगे। देखिए नाम से ही इसका पता चल रहा है कैसा ये लवण है। पहला क्या है सामान्य लवण। देखिए जब अम्ल और क्षार के बीच पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, नॉर्मल जो अभिक्रिया होती है अभिक्रिया होगी, तो उससे जो लवण बनेगा वो हमारा सामान्य लवण होगा। ठीक है। अब अम्लीय लवण, देखिए अम्लीय लवण, देखिए जब अम्लीय लवण, इसमें अम्ल की प्रबलता, अम्ल का ताकत ज़्यादा होगा, यानी कि जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म, या पढ़ चुके हैं पहले ही, प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के बीच जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तब इससे जो लवण बनेगा तो वो हमारा बनेगा अम्लीय लवण। और इसी प्रकार तीसरा क्या है भास्मिक लवण, यानी कि भास्मिक, इसमें भस्म का ज़्यादा ताकत होगा, भस्म का ज़्यादा प्रभाव होगा, तो इसमें भस्म क्या होगा प्रबल होगा और अम्ल क्या होगा दुर्बल होगा, यानी कि जब प्रबल भस्म और दुर्बल अम्ल के बीच अभिक्रिया होगी तब हमारा भास्मिक लवण बनेगा। तो आप ट्रिकली याद रख सकते हैं, जो सामान्य लवण है उसमें सामान्य अभिक्रिया होगी अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की। ठीक है। दूसरा अम्लीय लवण, इसमें प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल भस्म होगा। तीसरा क्या है भास्मिक लवण, इसमें प्रबल भस्म होगा लेकिन अम्ल क्या होगा दुर्बल होगा। इस तरह से ये आपको काफ़ी ईजी, अच्छी तरह समझ में आ गया। तो इसका डिफिनेशन लिखते चलते हैं हम लोग, पहले इसको मिटा देते हैं हम और डिफिनेशन लिखते हैं। देखिए सामान्य लवण ये क्या कहता है, जब किसी अम्ल और क्षार के बीच पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, जब किसी अम्ल और क्षार के बीच, क्षार नहीं भस्म ही लिखिए, भस्म बेहतर रहेगा क्योंकि भस्म में सभी क्षार आ जाएगा। जब किसी अम्ल और भस्म के बीच पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो इस प्रकार बना, क्योंकि अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होगी तो लवण और जल ही बनेगा, तो इस प्रकार जो लवण बनेगा वो हमारा सामान्य लवण होगा। इस प्रकार बना लवण क्या कहलाता है सामान्य लवण कहलाता है। इस प्रकार बना लवण सामान्य लवण कहलाता है, सामान्य लवण कहलाता है। नहीं बात वही है, जब किसी अम्ल और भस्म के बीच पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार बना लवण सामान्य लवण कहलाता है। इसका आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, जब किसी अम्ल और भस्म के बीच पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार बना लवण सामान्य लवण कहलाता है। इसमें जो हमारा सामान्य लवण है इसमें न तो हाइड्रोजन समूह होगा न ही हाइड्रोक्साइड समूह होगा। आप याद रखिएगा, अगर कोई भी अणुसूत्र और वो लवण है अगर उसमें हाइड्रोजन नहीं है नहीं हाइड्रोक्साइड है तो आप समझ लीजिएगा वो हमारा सामान्य लवण है। तो सामान्य लवण का जो हमारा डिफिनेशन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। जो दूसरा क्या है K2CO3, क्या है पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है K2CO3। अच्छा तीसरा क्या है मैग्नीशियम नाइट्रेट हो जाएगा MgCO3 का होल्ड हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट ETC बहुत सारा होगा, याद रखिएगा नाम इसका। ये क्या है सोडियम क्लोराइड है जिसको नमक बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पोटेशियम कार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सामान्य लवण। इसमें कहीं भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कहीं भी हाइड्रोक्साइड दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अगर हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोक्साइड नहीं है तो हमारा सामान्य लवण होगा। ये तो हो गया सामान्य लवण। अब दूसरा जो हमारा था वो था अम्लीय लवण, अम्लीय लवण यानी कि एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण यानी कि एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट।
देखिए अम्लीय लवण नाम से ही इसमें भी पता चल रहा है, क्योंकि अम्ल की इसमें प्रभाव, अम्ल का प्रभाव ज़्यादा होगा, इसलिए इसका नाम अम्लीय लवण पड़ा है। अम्लीय लवण जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के बीच उदासीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीकरण अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार बना, क्योंकि जब अम्ल और क्षार की भी जब अभिक्रिया हो रहा है तो लवण और जल डिफरेंट बनेगा ही बनेगा। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार बना लवण क्या होगा, इस प्रकार बना कि हमारा लवण होगा वो क्या होगा, अम्लीय लवण कहलाएगा। इस प्रकार बना लवण अम्लीय लवण कहलाता है। अम्लीय लवण कहलाता है। ये हो गया अम्लीय लवण। जब प्रबल और दुर्बल भस्म, सॉरी यहाँ पे प्रबल अम्ल होगा, जब प्रबल अम्ल यहाँ पे होगा, प्रबल अम्ल, सॉरी यहाँ पे अम्ल लिख देते हैं पहले, यहाँ पे इसको मिटाकर अम्ल छूट गया है। जब प्रबल अम्ल और उसके बाद आप और लिखिए, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के बीच उदासीकरण अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार बना लवण अम्लीय लवण कहलाता है। इसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले एग्जाम्पल हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए इसको आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। ये हो गया हमारा पहला। और दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या मैग्नीशियम बाई फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। जो हमारा तीसरा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ETC इत्यादि लिख लीजिए। ये हो जाएगा। ये क्या हुआ, हमारा अम्लीय लवण हो गया। देखिए अम्लीय लवण, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म के बीच उदासीकरण अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार बना लवण अम्लीय लवण कहलाता है। तो आप देख लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाईफॉस्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। H अगर लगा रहेगा बीच में तो उसको हम लोग बाई बोल सकते हैं या हाइड्रोजन बोल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट या मैग्नीशियम बाईफॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। और तीसरा जो हमारा है, देखिए इसमें इसका एक ट्रिक है, इसमें आपको हाइड्रोजन समूह पाया जाएगा। जो हमारा अम्लीय लवण है उसमें हाइड्रोजन समूह पाया जाएगा। कहीं भी देखिए इसमें हाइड्रोजन पक्का लगा होगा, यहाँ भी H है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो समझ लीजिए ये हमारा अम्लीय लवण है, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग आगे, हमारा क्या होगा, भास्मिक लवण हो जाएगा। भास्मिक लवण यानी क्या, बेस सॉल्ट। इसका भी डिफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भस्म का प्रभाव ज़्यादा होगा और अम्ल का प्रभाव कम होगा। तो इसका डिफिनेशन आप लिखिएगा, जब प्रबल भस्म और दुर्बल अम्ल, इसमें अम्ल क्या होगा, वीक होगा, यानी का दुर्बल होगा, और दुर्बल अम्ल के बीच क्या उदासीकरण अभिक्रिया होगा, और दुर्बल अम्ल के बीच उदासीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीकरण अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार बना लवण, क्या भास्मिक लवण कहलाता है, हमारा भास्मिक लवण
कहलाता है। भास्मिक लवण, भास्मिक लवण, भास्मिक लवण कहलाता है, सॉरी, भास्मिक लवण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, भास्मिक लवण कहलाता है, ये होगा। इसका एग्जाम्पल लीजिएगा आप, एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है, इसको हम नाम के साथ लिख देते हैं, ठीक है। इसको नाम के साथ लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। भास्मिक लवण, जब प्रबल भस्म और दुर्बल अम्ल के बीच उदासीकरण अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार बना लवण भास्मिक लवण कहलाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा भास्मिक लवण। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में बताएंगे। ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। दूसरा हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड, ठीक है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सिल नाइट्रेट हो जाएगा NO3, ETC बहुत सारा हो जाएगा। ये देखिए इसका नाम लिख देते हैं, ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, क्या ये हाइड्रोक्सिल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड, ये हो गया हमारा। ये दूसरा क्या है एल्युमिनियम हाइड्रोक्सिल, ALOH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड, Br2, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, नाम याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा हार्ड है लेकिन हल्का है। हाइड्रोक्सिल की जगह हाइड्रोक्सिल रहेगा, ये क्या है ब्रोमाइड हो जाएगा, ब्रोमाइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड। तीसरा क्या है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्सिल नाइट्रेट, CaOH और NO3, कैल्शियम हाइड्रोक्सिल नाइट्रेट, क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्सिल नाइट्रेट, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रेट। ये थोड़ा हार्ड था ये इसका एग्जाम्पल, इसलिए नाम साथ में लिख दिए हैं। तो देखिए ये तो हो गया हमारा भास्मिक लवण, ठीक है। अब इन दोनों में आप ज़रा गौर कीजिएगा, जो हमारा सामान्य लवण था उसमें न तो हाइड्रोजन समूह है और न ही हाइड्रोक्सिल समूह है, न ही हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है। इसमें न आपको कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं पे न ही हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है अम्लीय लवण में, इसमें अम्ल पाया जाएगा, यानी कि H, इसमें हाइड्रोजन समूह दिखेगा आपको। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तीसरा क्या है भास्मिक लवण, इसमें आपको हाइड्रोक्साइड समूह दिखेगा, जिसको हाइड्रोक्सिल के नाम से बोलते हैं। कहीं भी अगर हाइड्रोक्साइड समूह अगर बीच में आता है, दो मेटल, दो हमारा क्या बोलते हैं, दो मेटल के बीच में आएगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्साइड नहीं हाइड्रोक्सिल बोलेंगे। यहाँ देखिए बीच में आया OH, हाइड्रोक्साइड समूह है OH, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सिल बोलेंगे। तो ये इसकी पहचान है। तो ये आप पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लवण का ये क्या था, ये आपका लवण का प्रकार था, गुण हो गया, उपयोग हो गया, वो सब पढ़ेंगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट। अब यहाँ से हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लवण का गुण, यानी अभी हम लोग लवण पे चल रहे हैं, लवण हमारा टॉपिक चल रहा है, तो लवण के गुण पढ़ेंगे। देखिए लवण के बहुत सारे गुण हैं, आपको जो आता है लवण के बारे में उसको आप 4-5 लाइनों में लिख दीजिए, लवण का गुण हो जाएगा, यही होता है बस। देखिए पहला गुण क्या है, देखिए लवण अम्ल और भस्म के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ये आप लवण का डिफिनेशन में भी आप पढ़े हैं। देखिए तो लवण अम्ल और भस्म के बीच, जब अम्ल और भस्म के बीच जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है, ये पहला हमारा गुण हो गया। दूसरा क्या है, सामान्य लवण का pH मान 7 होता है, यानी कि ऐसा लवण जो अम्ल और क्षार के बीच पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया से बना है तो वो सामान्य लवण आप पढ़े हैं। लवण के टाइप्स में, लवण के प्रकार में सामान्य लवण, तो इसका pH मान 7 होता है। इसके आगे देखिए अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, यानी कि जो विलयन अम्लीय है, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से जो विलयन बना है, आप पढ़े हैं पहले ही, तो उसको बोलते हैं हम लोग अम्लीय विलयन। इसका pH मान 7 से कम होता है। और उसके बाद क्या है हमारा क्षारीय विलयन है। क्षारीय भास्मिक विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, जिसमें प्रबल क्षार होगा, भस्म
प्रबल भस्म और दुर्बल अम्ल के बीच अभिक्रिया होगा तो हमारा क्षारीय विलयन, क्षारीय लवण बनेगा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये देखिए इसको ज़रा, ये 5वां नंबर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए कुछ लवणों में जल के अणु भी रवा के रूप में पाए जाते हैं जिसे जलयोजित लवण कहते हैं। देखिए बहुत सारे अणु होते हैं उसमें जल के अणु पाए जाते हैं रवा के रूप में, यानी कि छोटे छोटे कण के रूप में मिलते हैं। कुछ लवणों में जल ठीक है, जल के अणु मिलते हैं छोटे छोटे कण के रूप में, उस लवण को हम लोग बोलते हैं जलयोजित लवण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जिप्सम लवण, ठीक है CaSO4 × 2H2O इसका फॉर्मूला है। जिप्सम लवण ये बनता कैसे, देखिए जब आप कहीं भी सीमेंट देखते हैं, सीमेंट जिससे घर बनता है या कोई भी सामान सीमेंट, उसको जब आप छोड़ देते हैं वायुमंडल में तो देखते हैं आप खुला छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद एकदम कठोर, एकदम आपका जो पत्थर बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि उसमें आप जल का कुछ अणु मिल रहा है, वही अणु मिलकर उसको जलयोजित लवण बना रहा है और उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जिप्सम लवण। यही है जिप्सम लवण, इसमें जल का अणु मिल गया। ठीक है, ये जिप्सम लवण। इसी तरह इप्सम लवण है CuSO4 × 7H2O। इसी तरह एक है तूतिया। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है। निम्नलिखित में से तूतिया का सूत्र कौन है, निम्नलिखित में से इप्सम का सूत्र कौन है, निम्नलिखित में से जिप्सम का सूत्र कौन है, ये है तूतिया CuSO4 × 5H2O। इस सभी को याद रखिएगा। इसका अनुसूत्र जिप्सम लवण CaSO4 × आपको हो जाएगा 2H2O, इप्सम लवण CuSO4 × 7H2O और तूतिया हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ तो हुआ लवण का जो भी गुण था, प्रकार था, टाइप्स था, उपयोग था, हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कुछ मुख्य लवणों के नाम, उनके गुण, उनके प्रकार और उनके टाइप्स। 4-5 लवण लेंगे, उसको हम आपको दोस्तों यहाँ से अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कुछ मुख्य उपयोगी लवण, यानी कि 4-5 आपको हम लवण के बारे में बताएंगे। उसका निर्माण कैसे होता है, उसका गुण क्या होता है, उसका उपयोग क्या है। इसमें से आपको एक आपका जो लवण है, हर साल ठोक कर मैं बोल रहा हूँ, हर साल एक लवण पक्का पूछता है केमिस्ट्री में आपको बोर्ड के एग्जाम में। खासकर बिहार बोर्ड जो 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें 5 नंबर का जरूर पूछता है। तो इसको आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कुछ मुख्य उपयोगी लवण, पहले लवण का नाम लिख देते हैं सीरियल वाइज, फिर एक लवण को लेंगे और उस पर हम लोग डिटेल में जानेंगे। कुछ मुख्य उपयोगी लवण, पहला हमारा क्या है, साधारण नमक के बारे में पढ़ेंगे। साधारण नमक, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी इसको बोलते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, इसी को हम लोग बोलते हैं धोबिया सोडा या धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा। चौथा हमारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर या इसी को बोलते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं। हिंदी में इसको विरंजक चूर्ण बोलेंगे और इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनका POP इसको भी बोलते हैं। तो ये 5 जो हमारा हो गया, ये 5 हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा 5 लवण हो गया। इसको काफ़ी डीपली पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। पहले हम लोग एक लवण को उठाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम साधारण नमक को ले लिए, ठीक है। उसका हम लोग रासायनिक नाम, अनुसूत्र जानेंगे, फिर उसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण जानेंगे, उसका गुण क्या है, उसका क्या उपयोग है, ये सब जानेंगे। ऐसे ही बारी बारी से सीरियल वाइज सारे जो भी लवण है उसको लेकर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम चलते हैं साधारण नमक, ठीक है। साधारण नमक के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। पहला नंबर हम दे देते हैं साधारण नमक। हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा साधारण नमक। ये हेडिंग बना दीजिए, ठीक है, हेडिंग हो गया। तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, पहले वो देख लीजिए। रासायनिक नाम और फिर अनुसूत्र। ये हो गया। देखिए इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का जो नाम है, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। और अनुसूत्र होता है NaCl, ठीक है। ये हो गया इसका अनुसूत्र, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी लवण पढ़ेंगे।
रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड और अणु सूत्र हो गया NaCl। अब इसका निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है, देखिए अब इसका निर्माण विधि, निर्माण जान लीजिए। अब देखिए हम लोग किस तरह पढ़ेंगे उस, देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक नाम, फिर अणु सूत्र, फिर निर्माण, फिर इसका गुण पढ़ेंगे, गुण, और फिर इसका उपयोग पढ़ेंगे। इसका ही नहीं बल्कि पांचों लवण के बारे में, ये सब पहले हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक नाम पढ़ेंगे, ठीक है, फिर अणु सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है, फिर निर्माण पढ़ेंगे, फिर गुण पढ़ेंगे, फिर इसका उपयोग पढ़ेंगे। यानी कि स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज पढ़ने में काफ़ी आसान होता है। तो इसको मिटा देते हैं, पहले जो है पहले उस पर आते हैं। इसको लिख ही दीजिए, अच्छा लगेगा। इसका अब निर्माण कैसे होता है, देखिए निर्माण, साधारण नमक का निर्माण, यानी कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए बेसिकली नमक जो समुद्र से प्राप्त होता है, आप लोग भी सुने होइएगा या देखे होइएगा, पढ़े होइएगा। हमारे इंडिया में तकरीबन 95% नमक, 95% नमक की प्राप्ति समुद्र जल से होती है, समुद्री जल से होती है, ठीक है, 95%। बाकी जो 5% रह गया उसका निर्माण प्रयोगशाला में रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये तो समुद्र से प्राप्त किया जाता है, इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रक्रिया नहीं होता है, सिंपल नेचुरली तरीका होता है। लेकिन जो दूसरा हमारा तरीका है, प्रयोगशाला में भी इसका निर्माण करते हैं। तो इसका निर्माण कैसे करते हैं पहले वो जान लीजिए। इसके लिए आपको लेना पड़ेगा, आपको गर्म, पहले यहाँ पे लेना पड़ेगा सोडियम लेना पड़ेगा पहले, सोडियम प्लस क्लोरीन लेना पड़ेगा। यहाँ पे गर्म सोडियम और फिर क्लोरीन लेना पड़ेगा, ठीक है, गर्म सोडियम लेना पड़ेगा, गर्म सोडियम और ये क्या होगा, क्लोरीन हो गया। अब इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होता है प्रयोगशाला में तो बनता है सोडियम क्लोराइड। ये हो गया आपका पहला विधि। तो उम्मीद है ये पहला विधि आपको समझ में आ गया होगा। जब गर्म सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया प्रयोगशाला में रासायनिक विधि द्वारा कराई जाती है तो इस प्रकार में सोडियम क्लोराइड यानी का ये आपका नमक बनता है। ये हो गया नमक, साधारण नमक। और एक और दूसरा विधि है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होता है तो अब देखिए क्या क्या बनता है। रिएक्शन कराइए, रिएक्शन कराना ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए NaCl से रिएक्शन करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, NaCl से रिएक्शन किया, अब बच क्या गया H, देखिए H बच गया 2, यहाँ पे भी H है, यहाँ 2H हो गया, अब बच गया 2, O बच गया, तो H2O क्या बन गया, यही ना नमक है, ये नमक बन गया और ये जल बन गया। तो इस प्रकार हमें जल से कोई लेना नहीं है, जल को छोड़ देंगे, हटा देंगे, जल से मतलब नहीं है हमें। नमक, मुद्दा हमारा क्या है, नमक पाना है। तो इस प्रकार नमक का निर्माण हो गया ये दो विधि से। अब हम लोग इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नमक का गुण पढ़ेंगे। यहाँ पे जगह कम है, फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे साधारण नमक के गुण और फिर साधारण नमक का उपयोग। देखिए हमारे पिछले वीडियो में आप देखिएगा तो हम इसको बजाबते यहाँ पर सामने में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में वक्त ज़्यादा लगता है और आप लोगों को भी बोरिंग फील होता होगा, इसलिए पहले ही लिख दिए हैं। बस समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, वह कम वक्त नहीं समझ में आ जाएगा। देखिए साधारण नमक का गुण क्या क्या है, यानी क्या कौन कौन से इसकी विशेषताएँ हैं। पहला क्या है, यह उदासीन लवण है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 होता है, यानी कि यह न तो अम्लीय विलयन है, न अम्लीय लवण है और न भास्मिक या न क्षारीय लवण है, यानी कि उदासीन लवण है जिसका pH मान 7 होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, यह एक आयनिक यौगिक है जिसका जलीय विलयन विद्युत अपघट्य होता है, यानी कि यह आयनिक यौगिक। देखिए यौगिक दो तरह के होते हैं, एक होता है आयनिक यौगिक और एक होता है सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। जो आपका चौथा चैप्टर है कार्बन चैप्टर, उसमें पढ़ना है आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक क्या होता है। फिलहाल आप समझ लीजिए कि यह एक आयनिक यौगिक है जो विद्युत अपघट्य होता है, यानी क्या इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जब आप नमक का, साधारण नमक का जब जलीय आप घोल बनाइएगा और उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो बिल्कुल गति के साथ प्रवाहित हो जाएगी, कोई रुकावट नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तीसरा क्या है, साधारण नमक के अणु में अंतराण्विक बल अधिक होता है जिसके कारण ठोस होता है। अब 9th में पढ़िए होगा अंतराण्विक बल, यानी क्या, जैसे कि देखिए साधारण नमक के जो अणु में क्या पाया जाएगा, ये सोडियम होगा और क्लोरीन होगा। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बल होता है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है।
और चौथा क्या, ठोस होने के कारण इसका गलनांक उच्च होता है। ये तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं है, ठोस होगा तो उसका गलनांक उच्च होगा ही, क्योंकि ठोस पदार्थ को गलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा उष्मा, ज़्यादा हीट की जरूरत होती है। तो ठोस होने के कारण इसका गलनांक उच्च होता है, यानी क्या ये लगभग 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी क्या 118 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसको हीट दीजिएगा, गर्मी दीजिएगा, तभी जाकर यह गलेगा। पांचवा है, यह जल में पूर्णतः घुलनशील होता है और जल के साथ समांगी मिश्रण बनाता है। यानी क्या नमक जो क्या है, साधारण नमक को जल में पूरी तरह से घुल जाता है और उसके साथ समांगी मिश्रण, जो आप 9th में पढ़ चुके हैं, समांगी मिश्रण बनाता है। तो ये तो हो गया साधारण नमक का गुण हो गया। अब देखिए साधारण नमक का उपयोग, यानी कि इसके कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसको भी लिख दिया। देखिए इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए खाना बनाने में किया जाता है। बिना नमक के तो खाना बन ही नहीं सकता है। सबसे पहला, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़रूरी उपयोग इसका खाना बनाने में होता है। दूसरा क्या है, इसका उपयोग अचार के परिरक्षण में होता है, यानी कि अचारों के रख रखाव में वो ख़राब ना हो उसके लिए साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग बर्फ़ के गलनांक को कम करने में किया जाता है, यानी कि अगर इसको आप बर्फ़ के साथ मिला दीजिएगा तो वह बहुत तेज़ी से गलेगा, उसका गलनांक कम हो जाएगा। चौथा, इसका साधारण नमक का उपयोग क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में होता है। यानी कि क्लोरीन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जहाँ बनता है वहाँ पे साधारण नमक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया आपका साधारण नमक का गुण और साधारण नमक का उपयोग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साधारण नमक का यहीं पे दी एंड हो गया। अब आगे अगला जो हमारा लवण है उस पर हम लोग दोस्तों, अब हमारा जो दूसरा लवण है, जो 2 नंबर है, वो है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। इसको आप लोग इस्तेमाल किए होइएगा। तो ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले खाने वाला सोडा और बेकिंग सोडा, देखिए इसका रासायनिक नाम पहले लिख देते हैं। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, और फिर अणुसूत्र। जिस तरह हम आपको बताए थे, पढ़ाएंगे आपको एक सीरियल वाइज, उसी तरह पढ़ा रहे हैं। अणुसूत्र, सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अणुसूत्र देखिए NaHCO3। ये हो गया खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। ये सोडियम धातु का एक प्रमुख लवण होता है बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा अणुसूत्र आपका ये है NaHCO3। ये हो गया खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम और अणुसूत्र। अब इसका निर्माण देखिए, इसका निर्माण कैसे होता है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, निर्माण, निर्माण, ये देखिए निर्माण हो गया। देखिए बेकिंग सोडा का निर्माण अमोनिया सोडा विधि या सोलवे विधि द्वारा किया जाता है। निर्माण देखिए, विधि का नाम क्या है, विधि का नाम, विधि का नाम, विधि का नाम अमोनियम सोडा विधि, अमोनियम सोडा विधि या सोलवे विधि, अमोनियम सोडा विधि या सोलवे विधि, सोलवे विधि। देखिए निर्माण, विधि का नाम अमोनियम सोडा विधि या सोलवे विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, इस विधि द्वारा। अब देखिए निर्माण कैसे होता है। इसके लिए प्रयोगशाला में सबसे पहले एक साधारण नमक का जलीय घोल लिया जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल लिया जाता है। सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल ले लिए NaCl, ठीक है। और फिर इसके साथ अब अमोनियम गैस NH3 तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। देखिए इसके लिए साधारण नमक का जलीय घोल लिया जाता है तथा उसके साथ अमोनियम गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप आपको क्या बनता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है तथा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है तथा अमोनियम गैस बनता है, अमोनियम NH4, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है NH4HCO3।
HCO3 अमोनियम हाइड्रोजन कार्बन बनता है NF अमोनियम क्लोराइड सॉरी। देखिए विधि का नाम तो आप जान लिए, इस विधि का नाम क्या है, अमोनियम सोडा विधि या सॉल्वे विधि। अब इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण प्रयोगशाला में सबसे पहले साधारण नमक का जलीय घोल लिया जाता है। साधारण नमक NaCl, ये साधारण नमक हो गया, इसका जलीय घोल लिया जाता है, जलीय घोल, और इसमें अमोनिया गैस तथा CO2 गैस यानी क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। ये हो गया अमोनिया गैस NH3। अमोनियम का सूत्र होता है NH4, जबकि अमोनिया का NH3 होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। इन दोनों गैसों को आपका ये साधारण नमक जलीय घोल में मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, देखिए अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तथा बेकिंग सोडा बनता है Na बेकिंग सोडा बनता है, इसका अणु सूत्र हो जाएगा NaHCO3। देखिए ये हुआ, ये साधारण नमक हो गया, साधारण नमक हो गया, ये अमोनिया गैस हो गया, अमोनिया, बाकी आप ये जानते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये बन गया अमोनियम क्लोराइड, ये, और ये हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। क्योंकि हम लोग को इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसका हम काम नहीं है, तो हम इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा देंगे, फेंक देंगे, बाहर निकाल देंगे, और इसको हम लोग लेंगे बेकिंग सोडा, और इस पर हम लोग काम करेंगे। इस तरह से हमें बेकिंग सोडा मिलता है। तो देखिए इसका निर्माण की विधि को अगर हम डिफाइन करें तो देखिए अमोनिया आपका खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का निर्माण अमोनियम सोडा विधि या सॉल्वे विधि द्वारा होता है। इसके लिए सबसे पहले साधारण नमक के जलीय घोल में अमोनिया गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप अमोनियम क्लोराइड तथा बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे इसको, पहले इसका दोस्तों अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बेकिंग सोडा का या खाने वाला सोडा का गुण क्या है और उसका उपयोग कहाँ का होता है। उसका गुण देख लीजिए, उसके बारे में आपको जो भी मालूम है, किस तरह होता है, कैसा होता है, उसको लिख देना है। पहला गुण क्या है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा, उसका pH मान होगा ही, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या है, ये एक सफ़ेद रंग का रवादार चूर्ण होता है जो जल में घुलनशील होता है, यानी कि ये जल में घुल जाता है और सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा है यह अम्ल को उदासीन बनाता है तथा लवण और जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त करता है। देखिए ये आपका बेकिंग सोडा हो गया, ये एक अम्ल हो गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल को उदासीन करके क्या बनाता है, CO2 गैस, लवण और जल के साथ साथ CO2 गैस भी बनाता है। ये तो लवण हो गया और ये CO2 गैस हो गया और ये जल हो गया, तो ये तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण क्या है, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये बेकिंग सोडा, इसको गर्म किया जाता है, ये डेल्टा इसको बोलते हैं, ये गर्म का सिंबल है। तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बन गया, H2O यानी कि जल बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। किसी भी धातु के बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो उस धातु का कार्बोनेट तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये हमेशा ये नियम लागू होता है। अब देखिए, अब बेकिंग सोडा का उपयोग, इसका कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। पहला क्या है, इसका उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। जब भी पेट में ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है, अम्ल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्षारीय पदार्थ है और ये अम्ल को उदासीन कर देता है। दूसरा क्या है, इसका उपयोग अग्निशामक केंद्र में भी किया जाता है, यानी फायर ब्रिगेड में भी इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ वह किसी अम्ल को उदासीन कर देता है, अम्ल से रिएक्शन करके CO2 गैस में आता है, जो CO2 गैस आग को बुझाने में काफ़ी मदद करता है। तीसरा क्या है, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग पाउडर जिसका उपयोग पाउरोटी या केक बनाने के निर्माण में होता है, पाउडर होगा। और चौथा क्या, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर या केक बनाने में होता है। कहीं भी आप पाउरोटी देखिएगा, उसका फैक्ट्री है, केक का फैक्ट्री है, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से ये फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है। ये तो हो गया बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का जो भी उपयोग था, गुण था, निर्माण सब हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर हमारा जो लवण को तीसरा प्रकार है, जो तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वाशिंग सोडा या धोबिया सोडा या धुआं सोडा भी इसको बोलते हैं। इसको भी आप लोग देखे ही होइएगा, कपड़ा धोने में इसका इस्तेमाल खासकर किया जाता है। तो देखिए ये वाशिंग सोडा और धुआं सोडा क्या होता है, ये भी सोडियम धातु का एक प्रमुख लवण होता है, जिसका देखिए अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र इसका थोड़ा हार्ड है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये हो गया इसका अणुसूत्र। देखने में लंबा चौड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन आपको समझ लीजिएगा तो आपको कोई हार्ड नहीं लगेगा, बस इजी है।
देखिए अब रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम देखिए डेकाहाइड्रेटेड, डेकाहाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड। डेका इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें 10 है, देखिए 10 के बदले में डेका इस्तेमाल हो रहा है, और हाइड्रो जल ये हाइड्रोजन के बदले में हाइड्रेटेड, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया इसका रासायनिक नाम। देखने में थोड़ा हार्ड है, हार्ड लगता भी है, लेकिन आप इसको समझिएगा, याद कीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। ये तो हो गया वाशिंग सोडा क्या होता है। देखिए वाशिंग सोडा सोडियम धातु का एक प्रमुख लवण होता है जिसका अणुसूत्र Na2CO3 × 10H2O तथा रासायनिक नाम डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता है। अगर आपको कोई आपसे पूछता है कि वाशिंग सोडा क्या होता है, तो ये वाला डिफिनेशन आप बिल्कुल दे सकते हैं, ये बिल्कुल सटीक डिफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए अब इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, इसका निर्माण की विधि थोड़ा लंबा जाएगा, लंबा विधि है, बस समझना है आपको। जो इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे 2 नंबर में बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, उसका निर्माण कैसे हुआ था। उसका निर्माण हुआ था पहले साधारण नमक के जलीय घोल में, साधारण नमक के जलीय घोल में हम अमोनिया गैस और CO2 गैस प्रवाहित किए थे, ठीक है। निर्माण का जो पहला विधि क्या है, पहला विधि क्या है, साधारण नमक के जलीय घोल में NaCl। पिछला वाला जो समीकरण लिखे थे शायद उसमें यहाँ पे जलीय घोल है ना, इसीलिए यहाँ पे H2 होगा, H2O उस छूट गया था, उसको आप लिख लीजिएगा। साधारण नमक के जलीय घोल में, ठीक है, साधारण नमक के जलीय घोल में अमोनिया गैस, अमोनिया गैस देखिए NH3, अमोनिया गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हो देखिए ये हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कहती है। इतना प्रक्रिया पहले हम यहाँ पे करेंगे। साधारण नमक के जलीय घोल, ये कुल मिलाकर यहाँ तक हो गया साधारण नमक का जलीय घोल, ठीक है। साधारण नमक के जलीय घोल में अमोनिया गैस, ये हो गया अमोनिया गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तब देखिए क्या बनता है, तो क्या बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड तथा बेकिंग सोडा बनता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा बनता है। ये आपका निर्माण ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पुनः बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है। देखिए पहला विधि क्या है, फिर पुनः बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, पुनः बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, पुनः बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के साथ और कुछ भी प्राप्त होगा, लेकिन हमें ज़रूरत इसका है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए हमें इसको उठाना है, ठीक है, इसको उठाना है यहाँ से और यहाँ पर डाल देना। देखिए इसको उठाएं हम NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, या आपका बेकिंग सोडा है। अब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे। तो देखिए हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे किसी भी धातु के बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म कीजिएगा तो बनता क्या है, 3 पदार्थ बनता है, एक उसी धातु का कार्बोनेट बनता है। देखिए ये किस धातु का बाइकार्बोनेट है, सोडियम धातु का बाइकार्बोनेट है। हम इसको गर्म किए तो इसी धातु का कार्बोनेट बनेगा, यानी क्या Na2CO3, ये हो गया सोडियम का कार्बोनेट, ठीक है। और फिर क्या बनेगा, जल बनेगा H2O, और फिर क्या बनेगा CO2 बनेगा, गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ये सिर्फ सोडियम पे ही नहीं, कोई भी धातु का अगर कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, कोई भी कार्बोनेट हो, तो उसी धातु का कोई भी धातु का बाइकार्बोनेट हो, यानी कि H लगा हो, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, तो उसी धातु का कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इससे प्राप्त, इस प्रकार प्राप्त, इससे प्राप्त, देखिए इससे प्राप्त सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु का रवाकरण किया जाता है, जल के 10 अणुओं का, जल के 10 अणुओं का रवाकरण किया जाता है, रवाकरण किया जाता है, रवाकरण यानी कि जल का 10 अणु हम सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाएंगे, रवाकरण किया जाता है, तब क्या बनता है आपका, ये वाशिंग सोडा का निर्माण होता है, तब वाशिंग सोडा का निर्माण होता है।
वॉशिंग सोडा का निर्माण होता है, वॉशिंग सोडा का निर्माण होता है, वॉशिंग सोडा का निर्माण होता है। देखिए इससे प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट है। देखिए सोडियम कार्बोनेट को उठा लिए यहाँ से, यहाँ डाल दिए, ये वाला इस सोडियम कार्बोनेट उठाए और यहाँ डाल दिए, ठीक है। अब इसके साथ 10 हम जल का अणु 10H2O, यानी कि 10 जल के अणु को हम रवाकरण करेंगे। रवाकरण का मतलब मिलाएंगे, रवाकरण किया जाता है, तब हमें वॉशिंग सोडा का निर्माण होता है, यानी क्या Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि ये हो गया हमारा डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तब इस प्रकार हमें ये वाला जो वॉशिंग सोडा का निर्माण होता है। देखिए इसका प्रक्रिया 3 चरणों में हुआ है। देखिए इसको याद करने में, जब मैं 10th में था तो उस टाइम भी याद करने में काफ़ी कठिनाई होती थी, लेकिन आप समझिएगा, समझ कर, इसीलिए मुझे जो कठिनाई हुई थी मैं सोच रहा हूँ आपको वो दिक्कत ना हो, इसलिए आपको इतना डीपली बता रहा हूँ। एक एक थ्योरिकल, एक एक अपना क्या ट्रिकली बता रहा हूँ, ट्रिकली। तो इसको समझिए, पहले निर्माण कैसे होता है। पिछला जब आप याद कर लीजिएगा, पहले बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो उसके बाद वॉशिंग सोडा का ईजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या बेकिंग सोडा में किया जाता है, साधारण नमक के जलीय घोल, ये हो गया साधारण नमक के जलीय घोल में अमोनिया गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। इसका जब लिखिएगा तो सजा कर लिखिएगा इसका निर्माण। इसके निर्माण के लिए सबसे पहले साधारण नमक के जलीय घोल में अमोनिया गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। प्रवाहित कर दिए, तब हमें अमोनियम क्लोराइड, क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड तथा बेकिंग सोडा बनता है। ये देखिए अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है, ठीक है। पुनः इस बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं, तब हमें सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, यही ना है। पुनः हम इस बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, तब सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये बेकिंग सोडा है, इसको गर्म किए, सोडियम कार्बोनेट मिला, जल मिला और CO2 गैस मिला। तो हमें इन दोनों को कोई काम नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से इसको उठाएंगे, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इससे प्राप्त सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु का रवाकरण किया जाता है, तब हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। इसके साथ हमें जल के 10 अणु को मिलाएंगे, तब जाकर हमें वॉशिंग सोडा मिलेगा। देखिए ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, हो गया ये वाला दी सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसके साथ हम 10 अणु जल का मिला रहे हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं, इस क्रिया को रवाकरण बोलते हैं, तब जाकर हमें ये मिलता है। यही आपका वॉशिंग सोडा है। क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा ये 5 जो लवण है ना, इसमें थोड़ा यही हार्ड है। हार्ड क्या है भाई, समझ लीजिएगा, इजी है, हल्का है, कोई हार्ड नहीं है। तो आप इसको अब जो है वॉशिंग सोडा या धोबिया सोडा, इसका गुण पढ़ेंगे और फिर इसका उपयोग पढ़ेंगे। देखिए इसका गुण क्या है, यह सफ़ेद रंग का रवादार चूर्ण है, यानी कि यह सफ़ेद रंग का होता है और रवादार होता है, यानी कि कण के रूप में होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। जब क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होगा। यह जल में घुलनशील होता है, यानी कि जल में यह पूरी तरह घुल जाता है। और यह एक गंधहीन लवण है, यानी कि इसमें कोई भी गंध नहीं होता है, कोई भी गंध या सुगंध नहीं होता है। जब वॉशिंग सोडा को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तब यह शुष्क हो जाता है। देखिए ये वॉशिंग सोडा हो गया Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे, तो जब ये उष्मा के संपर्क में आएगा, ये उष्मा हो गया, तो क्या बनाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनाएगा। और फिर अपने रवाकरण के जो जल है, इसका 10 गो जल अणु जल का है, इसको बाहर निकाल देता है। तो ये जो बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं सोडा राख बोलते हैं। अब देखिए इसका उपयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। अब तो नहीं किया जाता है, लेकिन पहले किया जाता था। अब डिटर्जेंट पाउडर आ गया है, इसलिए इसका उपयोग नहीं होता है। इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। इसका उपयोग जल में उत्पन्न अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है, यानी कि जल में कभी भी कोई अशुद्धि आ जाती है कुछ समय के लिए, तो इसका उपयोग करके उसको दूर कर दिया जाता है। और फिर इसका उपयोग साबुन, कांच, कागज इत्यादि के निर्माण में सफाई कार्यों में होता है, यानी कि जहाँ भी साबुन, कांच, कागज इत्यादि बनता है, और उस फैक्ट्री में, उस कारखाने में जो उस जगह पे जो अशुद्धि आ जाती है, उसको शुद्ध करने के लिए सफाई कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको अच्छा मार्क्स दिला देगा। वॉशिंग सोडा का खत्म हो गया। अब फिर आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा लवण हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो चौथा नंबर हमारा लवण है, वो है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसके बारे में हमको बताए थे हम, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जो नालियों में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है साफ़ सफाई के लिए, सड़क के किनारे नगरों में इस्तेमाल किया जाता है साफ़ सफाई के लिए। तो देखिए ये विरंजक चूर्ण क्या है, कैसे बनता है, इसका नाम क्या, देखिए सबसे पहले इसका अणुसूत्र लिख लेते हैं। इसका अणुसूत्र क्या है, CaOCl2, या इसको एक और तरीका से लिखते हैं, इसको CaOCl,
इंटू Cl, क्योंकि देखिए बात बराबर है, क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 ही होगा, तो इसका अनुसूत्र ये हो गया CaOCl2 या CaOCl इंटू Cl। अब देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हो गया इसका रासायनिक नाम। तो ये दो बात आ गई। सबसे पहले देखिए होता क्या, देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम धातु का एक प्रमुख लवण है जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अनुसूत्र CaOCl2 या CaOCl इंटू Cl होता है। ये हो गया इसका डेफिनेशन, यानी क्या विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कोई पूछे तो आप इस तरह बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण एक बहुत ईजी विधि है, जो ये बहुत विधि है, ये अक्सर बोर्ड इसको पूछता है। देखिएगा इसका निर्माण कैसे होता है, जब बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की है तब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, निर्माण, जब बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री, जब बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसके साथ और भी कुछ मटेरियल बनता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस समीकरण में उसको दिखा देंगे। देखिए जब बुझा हुआ चूना पर, देखिए पहले बुझा हुआ चूना, देखिए बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया बुझा हुआ चूना, ठीक है। देखिए जब बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है, क्लोरीन गैस यहाँ पर लिख देते हैं Cl2। देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड दीजिए इसको, 40 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे इसको हीट दीजिए, उष्मा दीजिए, तब क्या बनता है, तब विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण ये देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण, तथा इसके साथ एक और पदार्थ बनता है, वो क्या है, जल है, H2O, जल। तो हमें इस जल से कोई मतलब नहीं है, बस समीकरण में दिखा देंगे। हमें मेन मुद्दा क्या है, मेन हमें इससे मतलब विरंजक चूर्ण। तो देखिए जब बुझा हुआ चूना पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये हो गया बुझा हुआ चूना, ये हो गया बुझा हुआ चूना, ये हो गया क्लोरीन गैस, ये हो गया आपका विरंजक चूर्ण। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इसका निर्माण हो गया, अनुसूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताएंगे इसका गुण क्या है और इसका उपयोग क्या है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए लवण में जो चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब इसका गुण है और उपयोग है। देखिए गुण क्या है, यह एक सफ़ेद रवादार चूर्ण है, यानी कि सफ़ेद भी है और रवादार यानी कण के रूप में पाया जाता है। और विरंजक चूर्ण से क्लोरीन जैसी गंध निकलती है, ये भी बात इसके अनुसूत्र से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन पाया जाता है इसलिए क्लोरीन जैसी गंध इसमें से निकलती है। अब देखिए जब यह जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं होता है, यानी कि विरंजक चूर्ण जल में पूरी तरह नहीं घुल पाता है, कुछ घुलता है कुछ बाकी रह जाता है। अच्छा, जब विरंजक चूर्ण का उपयोग नालियों में किया जाता है तब यह CO2 गैस अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर और क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है, तब जाकर इस सफाई कार्य संपन्न होता है। विरंजक चूर्ण है और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि यह चूना पत्थर बनाएगा और क्लोरीन गैस बनाएगा। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कागज और कपड़ा से रंग हटाने में होता है। कहीं पे कागज या कपड़ा पे अगर रंग लग गया है उसको सफ़ेद करने में, हटाने में होता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशी पदार्थ के निर्माण में होता है, कोई भी कीटाणुनाशी दवाओं के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग साफ सफाई कार्यों में भी किया जाता है, नाली में कहीं कचरे के जगह पे भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म, देखिए CHCl3 क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र है तथा क्लोरीन गैस के निर्माण में होता है। ये हो गया विरंजक चूर्ण, ठीक है। अब जो हमारा एक बाकी रह गया है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बाकी रह गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।